हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड लाइक ऑलवेज आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कशन का है एक ब्लड कैंसर जिसका नाम है CLL यानी क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। इसे क्रॉनिक लिम्फोसिटिक लिम्फोमा भी कहा जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे ये ब्लड कैंसर की कि ये CLL होता क्या है, ये क्यों होता है, इसकी क्या स्टेजेस होती है और CLL का इलाज 2025 में किस तरीके से किया जाता है। फ्रेंड्स, CLL इंटरनेशनल कम्युनिटी CLL को डिफाइन करती है यदि कोई भी व्यक्ति जिसके ब्लड में बी लिम्फोसाइट की मात्रा 5000 से ज्यादा है और ये 3 महीने से लगातार चलती आ रही है, देन वी कॉल दैट दिस इज अ CLL। प्लस फ्लो साइटोमेट्री एक जांच होती है जो आपके ब्लड से की जाती है और यदि फ्लो साइटोमेट्री जांच में CLL के मार्कर्स पाए जाते हैं तो इसे हम CLL का डायग्नोसिस कहते हैं। तो अब CLL होता क्यों है, ये ब्लड कैंसर क्यों होता है? यूजुअली CLL अडल्ट्स में होता है 50 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोगों में। नॉर्मली जो आपकी लिम्फोसाइट रहती है, जो सेल हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम की सेल है, जो प्रतिकार रोधक शक्ति को मजबूत बनाने में मदद करती है, जो एंटीजन से लड़ने में मदद करती है, ये सेल के अंदर में एबनॉर्मल स्टिमुलेशन की वजह से और ये सेल के जीन्स के खराब होने की वजह से ये बी लिम्फोसाइट कैंसर की सेल CLL में बदल जाती है। और जब ये CLL में बदल जाती है तो मरीज को कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं जैसे कि लिम्फेडिनोपैथी यानी लिम्फ ग्रंथि में सूजन, चाहे वो गले के लिम्फ नोड्स में हो, बगल के लिम्फ नोड्स में हो, थोरैसिक यानी छाती के लिम्फ नोड्स में हो, पेट के एब्डोमेन लिम्फ नोड्स में हो, जगह जगह के लिम्फ नोड्स में सूजन आना, लीवर की साइज बड़ी होना हेपेटोमेगाली, स्प्लीन की साइज बड़ी होना जिसे स्प्लीनोमेगाली कहते हैं, साइटोपेनियास यानी ब्लड का कम होना, हेमोग्लोबिन कम होना, WBC का बढ़ना और प्लेटलेट का कम होना, ये मरीजों में दिखाई देता है। अक्सर ये मरीज क्योंकि इनकी इम्यून सिस्टम खराब हो जाती है तो बार बार सर्दी जुकाम होना, इन्फेक्शन होना, निमोनिया होना, कोई हाथ में पैर में सेल्यूलाइटिस होना, ये सिम्टम्स लेके डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। और डॉक्टर जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया एक ब्लड टेस्ट करते हैं जिससे इनकी बी लिम्फोसाइट्स को देखते हैं कि मरीज में लिम्फोसाइट्स कितनी है और अगर CLL का डाउट लगता है तो फ्लो साइटोमेट्री नाम की जांच की जाती है और ये फ्लो साइटोमेट्री में क्लासिकल जो CLL के मार्कर्स है CD19, 20, 23 इसकी जांच की जाती है और ये जांच के आधार पे एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनता है कि ये लिम्फोमा कौन से प्रकार का है, क्योंकि लिम्फोमा जो है ये बहुत एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बीमारी है। ये हॉजकिंस हो सकता है, नॉन हॉजकिंस हो सकता है। नॉन हॉजकिंस में भी विभिन्न प्रकार के लिम्फोमास होते हैं, कुछ हाई ग्रेड लिम्फोमास होते हैं, कुछ लो ग्रेड लिम्फोमास होते हैं। तो कुल मिला के ऐसे 15-20 कॉमन लिम्फोमास है। ये फ्लो साइटोमेट्री नाम की जांच से कंफर्म होता है कि ये मरीज को या ये व्यक्ति को कौन से प्रकार का लिम्फोमा है। तो डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। बिना फ्लो साइटोमेट्री के जांच के हम लिम्फोमा का डायग्नोसिस, खास तौर पे CLL का डायग्नोसिस नहीं कर सकते। और जब डायग्नोसिस होता है तो इसका एक स्कोर बनता है, ये आप स्लाइड में देख रहे होंगे, सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन, CD5, CD23, इससे ये स्कोर बनता है और ये स्कोर भी निकालना जरूरी है। तो जब कोई व्यक्ति का हमने CLL का डायग्नोसिस किया है तब हम ये 10 टेस्ट वो पेशेंट्स के करते हैं। CBC के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, फ्लो साइटोमेट्री के बारे में बता चुका हूँ। इसके अलावा पेशेंट की सर से लेके पैर तक फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें हम लोग उनके गले के, बगल के, एब्डोमेन के लिम्फ नोड्स को चेक करते हैं। ये पेशेंट्स का बोन मैरो टेस्ट भी होता है देखने के लिए कि बोन मैरो में कितने लिम्फोसाइट्स है, वो एबनॉर्मल है कि नॉर्मल लिम्फोसाइट्स है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर स्टडीज करते हैं, यानी केवल CLL का डायग्नोसिस बोलने से 2025 में काम नहीं चलेगा। हमको ये भी बताना जरूरी है कि कौन से जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से ये CLL हुआ। ये डिलीशन 17, डिलीशन 13, ये अलग अलग जीन्स है जिनके बदलाव की वजह से CLL मरीजों में देखा जाता है। और एक CT स्कैन छाती का, पेट का किया जाता है जिसमें ये लिम्फ नोड्स का साइज को हम लोग नोट करके रखते हैं। तो पहले तो हमने बात की CLL, फिर हमने बात की CLL के सिम्टम्स की, फिर हमने डायग्नोसिस की बात की और मरीज को क्या क्या जांच करनी चाहिए इसकी बात की। अब हम बात करेंगे कि हम
सीएलएल की स्टेजिंग कैसे करेंगे, कैसे हम बताएंगे कि ये व्यक्ति है, इसको सीएलएल पहले स्टेज में है, दूसरे स्टेज में है या तीसरे स्टेज में। तो एक एज ओल्ड क्लासिफिकेशन है जो राई और बेनेट ने दिया था। इनके अनुसार सीएलएल को हम लोग डिवाइड करते हैं कि मरीज को केवल लिम्फोसाइट्स बढ़े हैं क्या ब्लड में। अगर लिम्फोसाइट्स के साथ में लिम्फ ग्रंथि में भी सूजन है तो ये स्टेज 1 हो गया। अगर लिम्फोसाइट्स के साथ में स्प्लीन भी बड़ी हुई है मरीज की, यहाँ पे लिवर होता है, लिवर का साइज बड़ा हो गया और स्प्लीन का साइज बड़ा हो गया, तो ये स्टेज 2 हो गया। और इसके साथ में यदि कोई व्यक्ति का हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, प्लेटलेट कम हो रहा है, तो ये स्टेज 3 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सीएलएल की स्टेजिंग डिफाइन करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट और हमारे आज का टेक होम मैसेज नंबर 1 ये है कि सारे सीएलएल के मरीज को इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। यस माय डियर फ्रेंड्स, ऑल पेशेंट्स ऑफ सीएलएल डू नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट। यदि कोई सीएलएल का व्यक्ति है, उसको 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की गठान है, या उसके व्हाइट ब्लड सेल 20,000 30,000 40,000 है, और इसकी वजह से उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उसको फीवर नहीं आ रहा है, उसकी स्प्लीन लिवर नॉर्मल साइज की है, उसका हीमोग्लोबिन प्लेटलेट नॉर्मल है, तो ऐसे व्यक्ति को इलाज की जरूरत नहीं है। 70% सीएलएल के ऐसे मरीज है जो इंसिडेंटल डायग्नोसिस होता है, वो अस्पताल जाते हैं कुछ और कारण से, ब्लड टेस्ट में पता चलता है कि इनको सीएलएल नाम की बीमारी है। ऐसे मरीजों को सीएलएल की इलाज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कौन से मरीज है जिनको सीएलएल के इलाज की जरूरत पड़ती है? फर्स्ट, ऐसे लोग जिनका लिम्फ नोड्स का साइज मोर देन 10 सेंटीमीटर्स है, ऐसे व्यक्ति जिनका लिवर बड़ा है, ऐसे लोग जिनका स्प्लीन बड़ा है, जिनको फीवर आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, जिनके प्लेटलेट्स कम है, हीमोग्लोबिन कम है, या एक्स्ट्रा नोडल यानी लिम्फ नोड्स के अलावा दूसरी जगहों में सीएलएल की घटाने हैं, ऐसे लोगों को ही सीएलएल में इलाज शुरू करने की जरूरत पड़ती है। सीएलएल में इलाज शुरू करते समय हम दो बातों का ध्यान रखते हैं कि ये सीएलएल गुड प्रोग्नोस्टिक है या पुअर प्रोग्नोस्टिक। गुड प्रोग्नोस्टिक सीएलएल मतलब ये मरीज लंबे समय तक सरवाइव करेंगे। पुअर प्रोग्नोस्टिक यानी इनका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्ति जिनका सीएलएल हम स्टेज 3 स्टेज 4 में पकड़ते हैं, जिनके बोन मैरो में बहुत अधिकतर सीएलएल के सेल्स होते हैं, जिनका लिम्फोसाइट डबलिंग टाइम कम होता है, या जिसमें एबनॉर्मल जीन्स की मौजूदगी होती है, इसे पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर कहा जाता है। और ऐसे लोगों का सर्वाइवल सीएलएल में कम होता है। उदाहरण के लिए एक आईजीएचवी नाम की जांच होती है। ऐसे सीएलएल के मरीज जिनकी आईजीएच म्यूटेशन पाई जाती है, इनका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा होता है। और यदि ये म्यूटेशन नहीं पाई जाती तो ये लोगों का सर्वाइवल कम होता है। तो ये प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स को हम इलाज शुरू करने से पहले ही हमको पता होता है कि ये सीएलएल का मरीज का लाइफ स्पैन कितना रहेगा और इनको कितने अग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे कि हमने तो अब सीएलएल का डायग्नोसिस कर लिया, स्टेजिंग कर ली, प्रोग्नोसिस भी कर लिया। अब हम व्यक्तियों का इलाज कैसे करें? जिसको इलाज की ज़रूरत है उनका हम कैसे इलाज करें? दोस्तों, आज से 5 साल पहले तक सीएलएल में कीमोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये इलाज अवेलेबल थे। लेकिन पिछले 5 साल में अब हम सीएलएल के मरीजों का इलाज कीमोथेरेपी से नहीं करते। हम लोग केवल एक टारगेटेड टैबलेट या इम्यूनोथेरेपी के इंजेक्शन से ये बीमारी का इलाज करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि ये इलाज में एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे हम लोग कीमोथेरेपी से अब टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी की हम सीएलएल में बात करते हैं। तो ये क्लास ऑफ ड्रग्स है जो सीएलएल के मरीजों को हम लोग देते हैं। इसमें सबसे ऊपर आता है बीटीके इनहिबिटर्स। इसमें इब्रूटिनिब, एकालिब्रूटिनिब नाम की टैबलेट्स हैं। और ये इब्रूटिनिब और एकालिब्रूटिनिब टैबलेट्स हम केवल ये पिल मरीज को, सीएलएल के मरीज को खानी है, ये ओरल टैबलेट है। लेकिन इस पे खास तौर पे ध्यान रखना है कि अगर कोई कार्डियक पेशेंट्स है जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, इनमें ये टैबलेट नहीं दी जा सकती। सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग है जिसे हम लोग BCL2 इनहिबिटर्स कहते हैं, जिसका एक प्राइम एग्जांपल है वेनिटोक्लैक्स। अब ये वेनिटोक्लैक्स भी एक ओरल टैबलेट है जो सीएलएल के मरीज खाते हैं। ये बहुत पोटेंट टैबलेट है। या तो ये सिंगल टैबलेट खाते हैं या तो इसे इम्यूनोथेरेपी के इंजेक्शन के साथ में कंबाइन करके हम लोग देते हैं। इसका एक साइड इफेक्ट है कि ये इतनी पावरफुल टैबलेट है कि कभी कभी एल्डरली पेशेंट्स को हम लोग देते हैं तो ट्यूमर लाइसिस होने की संभावना है, किडनी पे लोड बढ़ने की संभावना है। थर्ड ग्रुप ऑफ ड्रग इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जिसे हम रिटुक्सिमैब के नाम से जाना जाता है। ये 3 घंटे का इन्फ्यूजन है।
बहुत कारगर ये दवाई है। इसमें कीमोथेरेपी जैसे साइड इफ़ेक्ट्स मरीज़ को नहीं दिखाई देते, जैसे कि बाल झड़ना, उल्टी होना, वीकनेस लगना, हाथ-पैर में दर्द रहना। ये साइड इफ़ेक्ट्स जो कीमोथेरेपी के आम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये इसमें मरीज़ों को नहीं दिखाई देते। तो ये 3 क्लास ऑफ ड्रग्स है, जिसकी वजह से सीएलएल का ट्रीटमेंट अब चेंज हो चुका है। उदाहरण के लिए, पहले जो कीमोथेरेपी की सीएलएल में दवाई आती थी, उदाहरण के लिए बेंडामास्टिन हो गया, एफसीआर प्रोटोकॉल हो गया, इसमें पेशेंट्स को बहुत साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई देते थे और कई पेशेंट्स ट्रीटमेंट से डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। और जो नई दवाई है, ये पर्टिकुलरली उन पेशेंट्स के लिए ज़्यादा कारगर है, जो यंग है, जो फिट है, ऐसे पेशेंट्स जो ऐसे पेशेंट्स जिनका सीएलएल अग्रेसिव नेचर का सीएलएल है और जिनमें हाई रिस्क म्यूटेशंस हैं, जिसे हम लोग डिलीशन 17 कहते हैं। ऐसे हाई रिस्क म्यूटेशंस जब सीएलएन में रहते हैं, तब इनको थोड़ी अग्रेसिव स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो इब्रूटिनिब और वेनिटोक्लैक्स मरीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसमें कैच ये है कि जैसे कीमोथेरेपी हम लोग केवल 6 या 8 साइकिल के लिए देते हैं, ये सीएमएल की जो टैबलेट्स है, ये मरीज़ों को लंबे समय तक ये टैबलेट्स मरीज़ों को लेनी पड़ती है। ये 6 महीने या 1 साल में इसे हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम डॉक्टर्स कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से व्यक्ति को कीमोथेरेपी देनी है और कौन से व्यक्ति को टारगेटेड टैबलेट देनी है, जिसे हम इब्रूटिनिब या वेनिटोक्लैक्स कहते हैं। तो दोस्तों, ये डिसीजन एक चैलेंजिंग डिसीजन होता है। ये कई सारे फैक्टर्स के ऊपर आधारित होता है, क्योंकि सीएलएल के लिए ऐसा नहीं है कि बेस्ट है, यही बेस्ट है, ऐसा नहीं है। ये पेशेंट्स के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई पेशेंट कार्डियक पेशेंट है, तो इसमें हम इब्रूटिनिब टैबलेट नहीं दे सकते। कोई पेशेंट किडनी डिसीज का है, तो इसमें वेनिटोक्लैक्स टैबलेट नहीं दे सकते। कोई एल्डरली पेशेंट है जो कीमोथेरेपी नहीं ले सकता, वहाँ पे हम लोग कीमोथेरेपी पुश नहीं कर सकते हैं। सेकंड, अगर पेशेंट को फिक्स ड्यूरेशन ट्रीटमेंट चाहिए कि मेरा बस 6 महीने में इलाज करना है, तो इसमें हम जो टैबलेट 2 साल, 5 साल के लिए लाइफ लॉन्ग दी जाती है, ऐसी टैबलेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऑप्शंस पेशेंट्स के पास में बहुत है, लेकिन एक पेशेंट के नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन-सा ट्रीटमेंट ऑप्शन कौन से पेशेंट्स के लिए बेटर है। तो यूजुअली आज के ज़माने में हम लोग, हमारा जो प्रेफ़रेंस है, वो इब्रूटिनिब या वेनिटोक्लैक्स टैबलेट है और इसको हम लोग ओबिटुज़ुमैब या रितुज़ुमैब इंजेक्शन के साथ में कंबाइन करके देते हैं। ये कीमोथेरेपी से सुपीरियर है, लेकिन इसे लंबे समय तक मरीज़ों को लेना पड़ता है। इसमें कीमोथेरेपी के जो यूजुअल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मरीज़ों को नहीं दिखाई देते हैं। ये अग्रेसिव म्यूटेशन, जिसे डिलीशन 17 कहा जाता है, या अग्रेसिव सीएलएल में भी कारगर है और इसका रिजल्ट 15 से 20 दिनों में ही मरीजों को दिखाई देता है। तो दीज़ आर न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शंस, जिसकी वजह से सीएलएल का ट्रीटमेंट अब बहुत बेहतर हो चुका है। जैसे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज़ अपनी टैबलेट्स लेते हैं, ऐसे सीएलएल के मरीज़ अपनी इब्रूटिनिब और वेनिटोक्लैक्स की टैबलेट्स लेते हैं। 3 महीने में एक बार आके डॉक्टर्स को दिखाते हैं और अपनी ब्लड टेस्ट करते हैं। मॉनिटरिंग में बार-बार बोन मैरो और ये सारी जाँच की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन की ल्यूमों का साइज़ कम हो रहा है या नहीं, सिम्पटम्स मरीज़ के बेटर हो रहे हैं या नहीं, यही हमको असेस करना पड़ता है। तो नोवेल ट्रीटमेंट से अब सीएलएल का एल्गोरिदम चेंज हो चुका है। अब हम लोग केवल कीमोथेरेपी की बात नहीं करते, अब हम लोग टारगेटेड टैबलेट्स और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यानी इम्यूनोथेरेपी की बात करते हैं। तो दोस्तों, सीएलएल के आज के डिस्कशन के जो मेन टेक होम मैसेजेस है, इसमें का फर्स्ट टेक होम मैसेज है कि 70 टू 80% सीएलएल के मरीजों को कीमोथेरेपी या ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनमें अप्रोच हमारा वेट एंड वॉच अप्रोच होता है। जब मरीज़ को सिम्पटम्स होंगे, जब मरीज़ सिम्प्टोमैटिक होगा, तभी हम लोग इलाज की शुरुआत करेंगे। सेकंड, अब हम पर्सनलाइज़्ड अप्रोच की बात करते हैं। सारे मरीज़ों को हम लोग कीमोथेरेपी की नहीं बात करते। ये कौन-सी दवाई को पहले शुरू करना है, ये पेशेंट के फैक्टर्स में और ये डिसीज़ जो मरीज़ जिससे जूझ रहा है, ये डिसीज़ बायोलॉजी यानी जेनेटिक फैक्टर्स के ऊपर में ये पर्सनलाइज़्ड अप्रोच डिसाइड होता है। अब कीमोथेरेपी से शिफ्ट होके हम लोग टारगेटेड अप्रोच और इम्यूनोथेरेपी के ऊपर हमारा फोकस है और इसकी वजह से सीएलएल का इलाज बहुत प्रॉमिसिंग हो गया है। मैं अपनी रूटीन प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि सीएलएल के मरीज दे आर लिविंग फॉर मोर देन 10 ईयर्स, जो पहले कभी संभव नहीं था। 10 साल से ज़्यादा ये लोग अपनी जीवन को, एक कंफर्टेबल लाइफ को केवल एक टैबलेट के सेवन से गुजार रहे। तो दोस्तों, सीएलएल जो एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, इसका ट्रीटमेंट पिछले 5 सालों में चेंज हो चुका है। And now we are looking a brighter future for our cancer patients. I hope आपका
आपको आज का जो प्रेजेंटेशन है, जो मैंने विस्तार में किया है, ये फ्रूटफुल होगा. काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स.